नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसके कुछ वीडियो पहले भी हो चुके हैं, का नेक्स्ट वीडियो ये है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम लोगों ने पहले देखा था क्या क्या हमको सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। तो वहां से हम लोगों को ने यहाँ ये पता चला था हम लोगों को कि हमको पढ़ना है रिसोर्सेज का डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड एज अ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग, सॉइल एज अ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, सॉइल और लैंड दोनों का। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है? अभी तक हम लोगों ने देखा है रिसोर्सेज डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के सभी पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया है, एंड रिसोर्सेज प्लानिंग और रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। ये इतना टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, और लास्ट टॉपिक होगा सॉइल एज अ रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत में जो भूमि संसाधन है, लैंड रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारत में जो लैंड रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का ये जियोग्राफिकल एरिया है। अगर नहीं पता होगा इस बारे में थोड़ा सा, आप क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 9th का जो फर्स्ट वीडियो है जियोग्राफी का, उसको देख सकते हैं आप, आपके समझ में आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा टोटल। इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। बात करते हैं लैंड के बारे में। लैंड क्या है? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या होता है? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक चैप्टर है, वहां पर मैंने बताया था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कुछ तो फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि लेबर, लेबर क्या है? वो चेंज होता रहेगा। आज कोई दूसरा लेबर आया, कल कोई दूसरा लेबर आएगा। लेकिन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो लिमिटेड रहते हैं सप्लाई में भी, और वह चेंज नहीं होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो लैंड क्या है? लैंड एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का फिक्स फैक्टर लैंड है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड क्या है? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कई टाइप होते हैं, उसमें से जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। रिसोर्सेज के बेसिकली टू ही टाइप क्लासिफाई किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की ही सारी क्लासिफिकेशन है जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखा है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एंड सप्लाई इज लिमिटेड। भाई जब सप्लाई लिमिटेड होगा तो फैक्टर का प्रोडक्शन कैसा होगा? फिक्स ही होगा। तो लैंड के बारे में इतना नॉलेज आपको हो गया। क्या क्या? फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड सप्लाई लिमिटेड है, थर्ड जब सप्लाई लिमिटेड होगा तो क्या हो जाएगा? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? एरिया, किसका एरिया? इंडिया का लैंड एरिया। टोटल लैंड कितना है इंडिया में? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें कहीं पर माउंटेन होगा, कहीं पर प्लेट्यूज होगा, ठीक है, कहीं पर प्लेन एरिया होगा, जैसे कि यूपी, बिहार, पंजाब, ये सब प्लेन एरिया में आ जाते हैं। कहीं पर प्लेन एरिया होगा। तो किस टाइप का एरिया कितने परसेंटेज पाया जाता है उस पर जरा फोकस कर लें हम लोग। तो
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है उसका 30% माउंटेन एरिया है। 30% क्या है? माउंटेन एरिया है। 27% प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज क्या होता है पता है आपको। एंड प्लेन एरिया क्या है? 43% है। समझ में आ रहा है? इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 30% माउंटेन एरिया है, 27% प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज क्या होता है? सराउंडेड बाय थ्री साइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लेट्यूज। 1 2 3 थ्री साइड से सराउंडेड है। किससे? वाटर से। आप जानते हैं इंडियन ओशन पूरा ऐसे को कवर किया रहता है, तो इंडियन ओशन कवर किया हुआ है, थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड है। अरबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल सभी वाटर हैं। तो ये वाला पार्ट क्या बोला जाता है? प्लेट्यूज बोला जाता है। समझ में आ रहा ना? प्रायद्वीप हिंदी में कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं हिंदी में। तो प्लेट्यूज कितने परसेंटेज है? 27%। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया क्या होता है? प्लेन एरिया यहीं से स्टार्ट होता है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो है प्लेन एरिया में कवर कर लिए जाते हैं। तो आपको मैंने यहां पर बता दिया कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह कितने परसेंटेज किस पार्ट को कवर करता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अभी आपको ये बताएंगे कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो लैंड है आपका, माउंटेन एरिया हो गया, ठीक है, आपका हो गया प्लेन एरिया हो गया, आपका हो गया प्लेट्यूज एरिया, ये जो सभी तीनों टाइप के एरिया है ये किस पर्पज के लिए, किस टाइप के लैंड का यूज किया जाता है, इसको आप लोग समझेंगे। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डिफिनीशन के रूप में। तो देखते हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट के रूप में यूज किया जाता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। किस पर्पज के लिए लैंड यूज किया जाता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए लैंड यूज किया जाता है। एक जनरली इन्वायरमेंट को क्लियर या क्लीन होने के लिए ऑक्सीजन का परसेंटेज बना रहे 21%, इसके लिए जो फॉरेस्ट का परसेंट चाहिए वो 33% चाहिए। बट इंडिया में अभी भी यह 24.56% ही उपलब्ध है। यानी कि इंडिया जो एवरेज कंपेयर है वर्ल्ड लेवल का, उससे भी फॉरेस्ट यहां पर कम है। फॉरेस्ट कहां पर होगा? आसमान में तो होगा नहीं। फॉरेस्ट एरिया कहां पर होगा? लैंड पे होगा। तो लैंड का यूज किसके लिए, पर्पज के लिए किया जा रहा है? फॉरेस्ट पर्पज के लिए किया जा रहा है। फॉरेस्ट पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में कई जो है एनिमल होते हैं। ये पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं जिस कारण से ह्यूमन जो है सरवाइव कर पाता है। तो जिस कारण से फॉरेस्ट का आपको यूज पड़ा, किस पर्पज के लिए लैंड हम यूज कर रहे हैं? फॉरेस्ट के लिए। नेट सोन एरिया, लैंड का यूज और किस लिए किया जा रहा है? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफिनीशन नेट सोन एरिया का। तो नेट सोन एरिया किसे कहते हैं? नेट सोन एरिया का मीनिंग ये है कि ऐसा लैंड एरिया जो 1 ईयर में 1 टाइम एग्रीकल्चर किया जाता हो। मतलब समझ में आ रहा है? एक ऐसा लैंड एरिया जहां पर कम से कम एक वर्ष में कम से कम एक बार एग्रीकल्चर किया गया हो, वह नेट सोन एरिया कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? वंस इन अ ईयर एग्रीकल्चर, यहां पर कल्टीवेशन वंस इन अ ईयर, एक बार कम से कम 1 ईयर में किया जा रहा हो कल्टीवेशन, तो नेट सोन एरिया कहलाता है। नेक्स्ट, किस पर्पज के लिए? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसे भूमि, ऐसे लैंड एरिया जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता है। तो क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, रोड बनता है, ट्रेन की पटरियां उस रास्ते किससे जाती हैं, तो इसलिए जो लैंड यूज किया जा रहा है। तो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर रोड बनेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी और खेल के ग्राउंड बनेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे जो लैंड एरिया होते हैं उनको हम नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन वाले लैंड कहते हैं, जो कि लैंड रिसोर्सेज का ही एक पार्ट है। एंड नेक्स्ट, फॉलो लैंड। फॉलो लैंड क्या होता है? फॉलो लैंड इस टाइप की लैंड को कहते हैं जहां पर अभी 2 या 3 ईयर से एग्रीकल्चर नहीं किया गया। ऐसा लैंड एरिया जहां पर कल्टीवेशन जो है 2 और 3 ईयर से नहीं किया जा रहा है। पर्पज क्या है इसका न करने का? न करने का पर्पज है कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो लैंड की फर्टिलिटी है, वो इंक्रीज किया जा सके।
जो उसकी उपज की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाया जा सके, इसलिए ऐसे एरिया में एग्रीकल्चर नहीं किए जाते हैं 2 और 3 ईयर के लिए। तो ऐसे लैंड को हम क्या कहते हैं, फॉलो लैंड कहते हैं। समझ में आ रहा है फॉलो लैंड क्या है? तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। किस किस पर्पज के लिए लैंड यूज किया जाता है? फॉरेस्ट के लिए, नेट सोन एरिया के लिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए, और फॉलो लैंड के लिए। अभी के कुछ वर्षों में फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीजिंग हुआ है, नेट सोन एरिया भी इंक्रीज किया है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, एंड फॉलो लैंड ये भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो नेट सोन एरिया ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसका डिफिनीशन आपको प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा लैंड के बारे में देखा 3 पॉइंट। लैंड क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सप्लाई इसका फिक्स होता है, सप्लाई फिक्स होने के कारण ये क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, माउंटेन 30%, प्लेट्यूज 27%, प्लेन एरिया 43%। लैंड रिसोर्सेज का हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? तो फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं, नेट सोन एरिया के लिए यूज करते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें बिल्डिंग, रोड, ट्रांसपोर्टेशन ये सभी चीजें इसमें आ जाएगा, एंड फॉलो लैंड के लिए यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। अब जो ये लैंड है इसकी क्वालिटी डे पर डे क्या होती चली जा रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है। इसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या? क्षरण होना, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन ऑफ इंडिया। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है? अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। ऐसा लैंड एरिया जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो उसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। समझ में आ रहा ना? लैंड डिग्रेडेशन क्या है? डिफिनीशन क्या बन गया? अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ऐसा लैंड एरिया जो क्या हो? अनफिट फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन करने के लिए जो है उपलब्ध न हो, या अनफिट हो। उपलब्ध न होगा मतलब क्या है? अनफिट हो, यानी कि यहां पर आप एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं लेकिन जहां पर होना चाहिए 10 टन वहां पर हो रहा है मात्र 10 किलो प्रोडक्शन हो रहा है, तो अनफिट फॉर कल्टीवेशन ही तो कहा जाएगा ना। तो ऐसे लैंड जो कि अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो उन्हीं को आप लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है मीनिंग? लैंड डिग्रेडेशन होने के पर्पज क्या है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, रीजन क्या है लैंड डिग्रेडेशन होने के? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन होने के मेन रीजन क्या है? तो लैंड डिग्रेडेशन होने के मेन रीजन है फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटना। पेड़ पौधे काटेंगे, अपर पार्ट जो है लैंड का वो रिमूवल होता चला जाएगा, और फर्टिलिटी भी कम होती चली जाएगी। इस कारण से वहां का जो मेन पार्ट होगा लैंड का वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाएगा। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या होता है? वाटर लॉगिंग भी एक मेन रीजन है। वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर लॉगिंग ओवर इरिगेशन को कहते हैं। खास करके पंजाब, हरियाणा और यूपी में ये देखा जाता है। ओवर इरिगेशन से जो लैंड रहता है उसकी जो है साल्ट का परसेंटेज वहां पर इंक्रीज कर जाता है, जिस कारण से वहां पर फर्टिलिटी जो उसकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा जब इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं और खेतों को जब पूरी तरीके से फिल कर देते हैं सींच करके, तो वहां पर व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ झाग टाइप के, जैसे कि सर्फ के झाग जैसे दिखते हैं, उस टाइप के दिखने लगते हैं। वही साल्ट का परसेंटेज है। उससे जो क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो खराब हो जाती है। या कभी कभी ये मिनरल जो ऊपर आ जाते हैं ये बह करके फ्लो होकर के दूसरे के खेतों में या दूसरी जगह चले जाते हैं, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो वाटर लॉगिंग एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन होने का। माइनिंग, माइनिंग खादान, बड़े बड़े जो है खादान हैं, उन खदानों से जब माइनिंग किया जाता है, जब कोल पेट्रोलियम ये सब निकाले जाते हैं, तो उससे क्या होता है? लैंड एरिया
वहां का रिमूव हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा और उस एरिया में कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा एरिया, जैसे कि झारखंड का एरिया आप ले लीजिए, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के एरिया ले लीजिए, जैसे कि आप कर्नाटक का एरिया ले लीजिए, जहां पर भी माइनिंग होता है उस एरिया में कुछ किलोमीटर के दायरे में कल्टीवेशन नहीं होता है। तो यहां पर माइनिंग भी एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन होने का। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पशुओं के द्वारा चारागाह क्षेत्र पर ज्यादा जो है पशुओं को ग्रेजिंग करवा देना ओवर ग्रेजिंग कहलाता है। एक लिमिट से भी ज्यादा जब यूज कर लेते हैं हम पशुओं से ग्रेजिंग करवा करके, तो जिस लैंड एरिया रहता है उस लैंड एरिया से जो ग्रास रहते हैं अपर पार्ट उसकी जो है रिमूव होने लगते हैं और वहां का जो फर्टिलिटी रहता है वो खत्म होने लगता है। ये भी एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन होने का। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेजेंट टाइम में मेन फैक्टर बन गया है लैंड डिग्रेडेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है? फॉर एग्जांपल सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री जो होती है वहां से जो है निकलने वाले डस्ट, वो डस्ट जब निकल करके दूर उड़ करके जब लैंड एरिया पर पड़ते हैं तो वहां पर जम जाते हैं और वह ठोस बन जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और वहां पर जो है एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। तो वो भी दूर एरिया तक उड़ करके जहां जहां तक जाते हैं वहां के लैंड की फर्टिलिटी को अनफिट करते हैं, यानी कि ये भी एक रीजन है अनफिट फॉर कल्टीवेशन का, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का। तो लैंड डिग्रेडेशन के डिफिनीशन में आप बताएंगे कि अनफिट फॉर कल्टीवेशन को ही लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वाटर लॉगिंग, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। अब इस लैंड डिग्रेडेशन को बचाया कैसे जाए? बचाने का मतलब संरक्षण कैसे किया जाए, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो लैंड का कंजर्वेशन कैसे किया जाए? कंजर्वेशन ऑफ लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो यहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? एफॉरेस्टेशन कर दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए ज्यादा से ज्यादा, लैंड कंजर्वेशन होने लगेगा। यहां पर माइनिंग हो रहा है तो माइनिंग को कंट्रोल किया जाए, विदाउट परमिशन गवर्नमेंट के माइनिंग ना किया जाए और भी कई रूल रेगुलेशन लगवाए जाए माइनिंग करने के लिए। माइनिंग होने से जो एक्सटर्नलिटीज आती है उस एक्सटर्नलिटीज के लिए टैक्स को हाई किया जाए। ऐसे बहुत से प्रोसेस किए जा सकते हैं। तो वही क्या कहा गया है कि कंट्रोल ऑन माइनिंग, माइनिंग को कंट्रोल किया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग जो हो रहा है उस ग्रेजिंग को प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ग्रेजिंग करवाया जाए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ग्रेजिंग करवाने से लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, कंजर्वेशन ऑफ लैंड होगा। और भी बहुत से फैक्ट बन सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड के, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी आप रूल रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका, जिससे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले डस्ट या इंडस्ट्री से निकलने वाले अदर वेस्ट रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट और लैंड को इफेक्टेड न करे। तो इस सब तरीके से आप लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, सप्लाई इसकी लिमिटेड है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इंडिया में लैंड कितने हैं? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। माउंटेन 30%, 27% प्लेटूज, प्लेन एरिया 43% है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। कौन कौन से पर्पज के लिए लैंड यूज किया जाता है? फॉरेस्ट के लिए, नेट जोन एरिया के लिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन एंड फॉलो लैंड के लिए। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का डिफिनेशन क्या है? अनफिट फॉर कल्टीवेशन को ही लैंड डिग्रेडेशन करते हैं। क्या क्या रीजन है अनफिट होने के? डिफॉरेस्टेशन, वाटर लॉगिंग, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड हमको क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हमको यहाँ पर एफॉरेस्टेशन करना है। माइनिंग हो रहा है तो हमको कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑन माइनिंग। ओवरग्रेजिंग हो रहा है तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके लिए प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या मैनेजमेंट हमको करना है। तो इन सभी कारणों से या इन सभी फैक्ट का यूज करके आप कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि लैंड जो रिसोर्सेज है वो क्या है, डिग्रेडेशन कैसे होता है, किस किस पर्पज के लिए लैंड यूज किया जाता है और इसका कंजर्वेशन कैसे करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा मैसेज कीजिएगा, जो पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा।